हेलो दोस्तों, ये है हमारी बिपिन चंद्रा का चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर स्वराज। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर को हमने टोटल 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। ये तीसरे नंबर की वीडियो है। इस चैप्टर को हमने नाम दिया है द स्टोरी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की आज़ादी की कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे जो खिलाफत एजिटेशन है वो यहाँ पे एक नेशनल मूवमेंट का साथ देती है। नेशनल मूवमेंट कैसे तेजी से आगे बढ़ती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती है। जो रूलेट एक्ट आया था उसके खिलाफ काम करने का एक काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे गांधी जी को मिलता है। सत्याग्रह सभा को वो बनाते हैं और फिर उसके बाद मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। कुछ इंसिडेंट होते हैं, फिर उसको मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। फिर आपने देखा मूवमेंट के वापस होने के बाद जो स्वराजिस्ट थे, जो मोतीलाल नेहरू वगैरह थे, उन्होंने एक अलग से पोर्शन बनाया कांग्रेस के ही अंदर और वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़े और फिर जाके उन्होंने सरकार में पार्टिसिपेट किया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने 1928 में वॉकआउट यहाँ से कर दिया। फिर आपने देखा कि हमारे देश में यहाँ पे इस समय पे जो क्रांतिकारी लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, जैसे कि हमारे भगत सिंह है, उनके साथी है चंद्रशेखर आज़ाद है, शौर्य सेन है। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन उन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कब कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। जितने भी रेवोल्यूशनरी थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है उसका यहाँ पे पूरी तरीके से अंत हो चुका है और अब आपको वो आने वाले पीरियड में, आने वाले टाइम में बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। तो अब क्या नए तरीके थे काम करने के वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले है साइमन कमीशन एंड दी नेहरू रिपोर्ट। ये साइमन कमीशन क्या था और ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए साइमन कमीशन एंड दी सॉलिडेरिटी ऑफ इंडियंस। देखिए ये वो पीरियड था जब यहाँ पे कांग्रेस में ही अलग अलग फ्रैक्शंस हो रहे थे। आपको पता है अलग अलग गुटों में लोग बट रहे थे। मुस्लिम लीग जो है वो अलग चलने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर दोबारा से एक ऐसा ब्लो आता है इंडिया के ऊपर, एक ऐसी आंच आती है जिसकी वजह से लोग फिर दोबारा से एक होना शुरू कर देते हैं और ये था साइमन कमीशन, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन। दोस्तों ये यहाँ पे 1927 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो एक कमीशन को असाइन करती है, कमीशन बनाती है। इसका काम था, स्टैच्यूटरी का मतलब होता है कि आपके जो संविधान से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जो भी प्रावधान लेके आने उसके लिए एक यहाँ पे कमीशन बना दिया गया था। तो बेसिकली जो इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट, जो सेल्फ रूल की तरफ अंग्रेज कह रहे थे कि हम इंडिया को बढ़ा रहे हैं, उसी के चलते हुए 1919 का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे। तो उसी को अब एक्सटेंड करना था, मतलब कि जो सेल्फ रूल है उसको एक्सटेंड करना था और उसके लिए लाया गया था यहाँ पे साइमन कमीशन, ताकि जो आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको देखा जा सके, जो हर 10 साल में देखे जाने थे। दोस्तों इंडियन पीपल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। यहाँ पे जो भारत के लोग हैं वो इसके खिलाफ आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये कमीशन यहाँ पे सेल्फ रूल देने के लिए आ रहा है तो उसके खिलाफ इंडियन लोग क्यों गए। उसका रीजन था, इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं था। मतलब कि भारत की किस्मत का आप फैसला करने जा रहे हो कि वहाँ पे सेल्फ रूल कैसा होगा कैसा नहीं, और आप भारत के ही लोगों को, लीडर्स को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, किसी को भी शामिल नहीं कर रहे हो सलाह के लिए या बातों को समझने के लिए कि इंडिया की कंडीशंस क्या है। और इसमें सभी कौन थे, वो थे फॉरेनर्स। और जो फॉरेनर थे वो क्या करने वाले थे, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ये यहाँ पे ये देखने वाले थे कि इंडिया कितना फिट है और उस हिसाब से उनको कितना सेल्फ रूल यहाँ पे दिया जा सके, मतलब कि इंडिया के लोगों में कितनी कैपेसिटी है, इसको जांचने आ रहे थे सारे ब्रिटिशर्स। और वो देख रहे थे कि अब कितनी आज़ादी, कितनी सेल्फ रूल इनको यहाँ पे हम दे। तो यहाँ से हमारे देश के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, सभी वर्गों में। इट वॉज डायरेक्टली टेकन एज इंसल्ट बाय द इंडियन पीपल्स। तो ये सीधी सीधी एक इंसल्ट हो गई थी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको पता है लोगों के अंदर अब आ चुका था और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारा गुस्सा था। हमारी जो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट है दोस्तों इस समय तक काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी। हम स्वराज्य की अब बात करने लगे थे, कॉन्फिडेंट हो चुके थे, अंग्रेजों से खूब लड़ चुके थे। तो ये अब वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा था, है ना। आईएनसी डिक्लेयर्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, वो यहाँ पे डिक्लेयर करती है और जो साइमन कमीशन है उसको कर देती है बॉयकॉट अपने मद्रास सेशन इन 1927। उस समय पे यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे एम अंसारी। तो वो यहाँ पे इसको पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देते हैं कि साइमन कमीशन को हम नहीं मानते। एंड आईएनसी वॉज सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा। और जो दोनों ही उस समय पे मेजर गुट थे, दो मेजर रिलीजन के, एक थी हिंदू महासभा और एक थी मुस्लिम लीग। आपको पता है हिंदू महासभा को भी 1915 में गठित कर दिया गया था। रीजन इसका ये था कि अगर मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लीग बनी है 1906 में, तो यहाँ पे जो हिंदू लीडर्स हैं उन्होंने एक हिंदू महासभा बना दी, हिंदू जो थे उनके हित के लिए। तो यहाँ पे वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभी वर्ग इकट्ठे हो जाते हैं।
इसके बाद है दोस्तों न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस। अब यहाँ पे ये जो साइमन कमीशन आया था ना, इसको चैलेंज करने के लिए यहाँ पे लोगों ने बोला, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, कि जो साइमन कमीशन ये आ रहा है जिसमें सारे अंग्रेज हैं, हम इनकी रिपोर्ट को क्यों माने, हम अपनी ही खुद की एक रिपोर्ट बनाएंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, ऑल इंडियन लीडर्स एंड पार्टीज, जितने भी लीडर्स थे, जो पार्टीज थी, वो सभी इकट्ठा होती है और क्या करती है, ब्रिटिशर्स को चैलेंज करती है। कैसे कि हम एक एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, एक ऐसा संविधान हम लेके आएंगे, एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उस पर संविधान बनाएंगे जो यहाँ पे सभी पार्टी सभी लीडर से एग्रीड होगा, सभी उसको हामी भरेंगे और वो अंग्रेजों के खिलाफ होगा। एंड क्रिएटेड अ सब कमेटी इन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तो ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें एक इसी की सब कमेटी बना दी जाती है, जिसको ये जिम्मा सौंपा जाता है कि आप रिसर्च कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए और देखिए कि आपको आगे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा तैयार करना है। दोस्तों जो ये सब कमेटी थी, इसको हेड किया मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे उन्होंने, और इसके जो मेंबर्स थे वो थे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ये इस बेसिकली सब कमेटी जो थी, इसका एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट इसको इस तरीके से किया गया था। दिस कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट इन अगस्त 1928। दिस रिपोर्ट केम टू नोन एज नेहरू रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को इसलिए बोला गया नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू जो थे वो यहाँ पे इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, वो हेड कर रहे थे, और ये अगस्त 1928 में अपनी एक रिपोर्ट लेके आती है कि इंडिया में अब आगे क्या होना चाहिए। अब जो हमारी सारी पार्टीज मिलकर जो सोच रही है, जो हमने कॉन्फ्रेंस की है, उसके हिसाब से अब इंडिया में क्या होना चाहिए साइमन कमीशन के खिलाफ। दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो रिकमेंडेशंस थी वो देखिए आप। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप टू अटेन डोमिनियन स्टेटस। यहाँ पे बोला गया कि अब अगला जो स्टेप है ना, वो है एटलीस्ट मिनिमम जो हम मांग रहे हैं वो है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस दोस्तों क्या होता है कि जो इंडिया है वो रहेगा तो ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा, लेकिन यहाँ पे जो रूल रहेगा वो रहेगा टोटल सेल्फ रूल। मतलब कि हम ब्रिटिश एम्पायर को मानेंगे कि हाँ हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं, लेकिन रूल अपने आप को पूरी तरीके से खुद ही करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह का हो रहा था सेल्फ रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो डिमांड थी वो थी कि यहाँ पे हमें डोमिनियन स्टेटस अब चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए कि एक गवर्नर जनरल बैठा हुआ है, जो आपकी बाकी की काउंसिल हैं उसमें अंग्रेज भरे हुए हैं, प्रोविंशियल काउंसिल में कोई अंग्रेज घुसा हुआ है, अपनी चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। एटलीस्ट इंडिया में जो सरकार है वो अब हमारी खुद की होगी। इंडिया टू बी अ फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्ट प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये डिमांड की गई कि जो भारत देश है वो एक फेडरेशन होगा, किन चीज़ों का, कि यहाँ पे लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे प्रोविंसेस बनाई जाएंगी अलग अलग भाषाओं के आधार पे, और यहाँ पे वो जो प्रोविंसेस होगी उनसे मिलके बनेगा भारत देश यहाँ पे। ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की यहाँ पे डिमांड की गई कि जो प्रोविंसेस हैं उसमें जो आपने रिजर्व्ड लिस्ट अपने पास रखी थी, मैंने आपको बताया था पिछले एक वीडियो में कि कुछ ऐसे अधिकार थे जो प्रोविंसेस में अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल के हाथ में दिए हुए थे, उनको भी यहाँ पे पूरी तरीके से अब प्रोविंस की जो लेजिस्लेचर है उसके हाथ में देना होगा। प्रोविंस जो है वो पूरी तरीके से ऑटोनोमस होंगे। एग्जीक्यूटिव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। दोस्तों अभी तक क्या था कि जो गवर्नर जनरल था या जो भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन हो सकती थी देश में, जैसे कि अभी आपकी जो प्रधानमंत्री और उनके जो काउंसिल है ना, जो पूरी की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो जो भी जो सुप्रीम पावर जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी किससे, लेजिस्लेचर से। मतलब कि जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं उनसे जवाबदेह होगी, जैसे कि अभी है। तो इस चीज की डिमांड की गई। पहले गवर्नर जनरल नहीं थे, आपको पता है। इलेक्शन शुड बी ऑन जॉइंट इलेक्टोरेट बाय अडल्ट सफरेज। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट में इलेक्शन नहीं होंगे, ये डिमांड की गई कि यहाँ पे जो इलेक्शन होंगे वो होंगे जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब कि कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। और अडल्ट सफरेज का मतलब है कि एक एज यहाँ पे हम निर्धारित करेंगे, चाहे वो 21 हो चाहे 18 हो, जो भी हो, और उसके आधार पर फिर पूरा इंडिया वोट कर सकेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर क्रीड और एनीथिंग एल्स। फिर है सीट्स फॉर माइनॉरिटीज टू बी रिजर्व्ड फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे जो ये सीट्स थी, सीट्स कौन सी, काउंसिल के अंदर जो सीट थी उनको माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया। माइनॉरिटी चाहे फिर वो धर्म के आधार पे हो, मान लीजिए मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, चाहे वो भाषा के आधार पे हो या किसी और आधार पे, तो माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पे सीट्स को 10 साल के लिए रिजर्व करने का प्रावधान भी दिया गया था। इसके बाद है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट फेल्ड। ये जो रिपोर्ट है ये फेल कैसे हो जाती है, देखिए। जो ऑल पार्टीज थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसको बोला गया, उसमें प्राइमरीली 3-4 गुट कौन से थे। एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दूसरा था आपका जो मुस्लिम लीग थी, तीसरी थी हिंदू महासभा, मेजर ये थे। तो इनमें क्या होता है,
नोट पास्ड बाय ऑल पार्टी कन्वेंशन एट कलकत्ता सेशन इन दिसंबर 1928। तो यहाँ पे दिसंबर 1928 में एक यहाँ पे ऑल पार्टी कन्वेंशन होती है कलकत्ता में, और इस जो ये रिपोर्ट है इसको पास नहीं किया जाता है। पास क्यों नहीं किया जाता है वो समझिए। ऑब्जेक्टिव्स वर रेज्ड बाय कम्युनल एलिमेंट्स लाइक मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख लीग। तो यहाँ पे ये जो 3 रिलीजन की लीग थी, सिख्स की, मुस्लिम्स की और हिंदूज की, ये यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से इसको नकार देते हैं। सभी बोलते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ नहीं, हिंदू बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं है, सिख्स बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं है, और जो मुस्लिम लीग बोलते हैं वो बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं है, और आप दूसरों की यहाँ पे तरफदारी कर रहे हो बाकी रिलीजन की। जिन्ना डिमांडेड 14 पॉइंट्स। यहाँ पे जिन्ना जो है वो 14 पॉइंट्स की एक डिमांड रखते हैं, जिसमें 14 मांगे उनकी होती हैं, जिसमें से जो मेन थे वो क्या थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें चाहिए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट फिर से आ गया, जब यहाँ पे रिजर्वेशन दी जा रही है आपको काउंसिल में, तो यहाँ पे इलेक्टोरेट सेपरेट करने की क्या जरूरत थी, ये तो कम्युनलिज्म को सीधा बढ़ावा था, तो यहाँ पे इसकी डिमांड कर दी जाती है। फिर है 1/3 रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, की यहाँ पे सीधा 1/3 हिस्सा हमें फिक्स चाहिए मुस्लिम्स के लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। ये भी काफी बड़ी डिमांड थी दोस्तों। फिर है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन बंगाल एंड पंजाब, क्योंकि देखिए बंगाल और जो पंजाब, पंजाब मतलब कि आज का हमारा इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब का जो पूरा एरिया था, इनमें जो मुस्लिम्स थे वो काफी ज्यादा थे, तो वहां पे भी इनमें बंगाल और पंजाब प्रोविंसेस में रिजर्वेशन की मांग की गई यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पे, मतलब कि जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको उतनी ज्यादा सीट। फिर देखिए हिंदू महासभा डिनाउंस द रिपोर्ट एज प्रो मुस्लिम। अब यहाँ पे जो हिंदू महासभा है वो ये बोलती है कि ये जो रिपोर्ट है ये पूरी प्रो मुस्लिम है। जो मुस्लिम है वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, और हिंदू महासभा बोल रही है प्रो मुस्लिम, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो सीट्स हैं उनको रिजर्व किया गया था काउंसिल के अंदर, है ना। फिर है कॉन्सिक्वेंटली नेशनल यूनिटी फॉल डाउन। तो यहाँ पे जो ये एक पूरी नेशनल यूनिटी साइमन कमीशन के आने के बाद आई थी, वो 1 साल में ही पूरी तरीके से फिर दोबारा से धराशाही हो जाती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कम्युनलिज्म दोबारा से कैसे बढ़ता है, और जो साइमन कमीशन है उसके अगेंस्ट कैसे प्रोटेस्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए द अनरीजनेबल यहाँ पे फियर, मतलब कि अकारण बिना किसी कारण के डरना, है ना, जबरदस्ती का डर किसी के अंदर घुसाए रखना और फिर उल्टी सीधी डिमांडें करना। तो यहाँ पे ये क्या था, दो नेशनलिस्ट ट्राइड टू प्रोवाइड ऑल सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटी बट फेल टू रिकॉग्नाइज द साइकोलॉजी ऑफ माइनॉरिटीज एट द टाइम। दोस्तों यहाँ पे जो नेशनलिस्ट थे या जो मोतीलाल नेहरू थे या जो कमेटी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी थे, उन्होंने पूरे यहाँ पे ऐसे प्रावधान किए थे, ऐसे सेफगार्ड दिए थे कि जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है, सभी माइनॉरिटीज के, है ना, उनको यहाँ पे हम बचा के रखेंगे। लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पे एक साइकोलॉजी थी ना माइनॉरिटीज की, उसको समझ नहीं पाए। स्पेशली जो मुस्लिम समाज की जो उस समय पे साइकोलॉजी थे उसको नहीं समझ पा रहे थे। वो क्या थी उसको देखते हैं। द मुस्लिम्स फेल्ट वट वॉज परहैप्स द अनरीजनेबल फियर ऑफ मेजोरिटीज। ये जो लीडर्स थे ना, ये जो कम्युनलिस्ट लीडर थे, इन्होंने पूरे मुस्लिम मासिस के अंदर एक ऐसा डर बिठा दिया था जबरदस्ती का। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई दंगे नहीं हुए थे, फिर भी बेफालतू में यहाँ पे लोगों में डर बिठा दिया गया कि जो हिंदूज हैं वो आपके ऊपर सत्ता करेंगे, और इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो गई। अनरीजनेबल डर, और जब अनरीजनेबल डर है तो आप उसको फिर कहाँ तक सेटिस्फाई करेंगे, है ना। दे वुड ग्रेजुअली लॉस देयर फियर बाय ओनली मॉडर्न पॉलिटिक्स। और ये जो इनका डर था ना, इसको बस एक तरीके से खत्म किया जा सकता था, वो था मॉडर्न पॉलिटिक्स के जरिए। मॉडर्न पॉलिटिक्स क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को समानता का अधिकार होगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए था, लेकिन अभी तक मॉडर्न पॉलिटिक्स तो इंडिया में आई नहीं थी। फिर है द रॉन्ग मेंटेलिटी। ये जो रॉन्ग मेंटेलिटी थी ये क्या थी, इस बात को समझिए। विथ सो मच एक्सक्यूजेज, काफी सारे एक्सक्यूज देते हुए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्या एडवाइस करते हैं कि वी शुड रिमूव द फियर ऑफ मुस्लिम्स बाय गिविंग देम एनी प्रोटेक्शन दे रियली डिजायर, कि हमें यहाँ पे मुस्लिम्स को का जो डर है उसको खत्म करना चाहिए, चाहे फिर वो कुछ भी मांगे अपनी प्रोटेक्शन के चलते हुए। अब देखिए, जब आप किसी को, मान लीजिए किसी के अंदर अनरीजनेबल डर है, उस समय पे कोई दंगे नहीं हुए, कोई बात ऐसी हुई नहीं, आपका साथ भी दिया गया है खिलाफत मूवमेंट में, सबने मिलकर साथ में लड़ाई लड़ी है, बिस्मिल है, आपके भगत सिंह है, सभी रिलीजन के लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं लगातार गांधी जी के लीडरशिप में, उससे पहले जो तिलक हैं उनके लीडरशिप में। तो यहाँ पे एक अनरीजनेबल डर जबरदस्ती का बना दिया जाता है बिना किसी वजह के। अब जब वो डर बना दिया गया तो आप उसको कहाँ तक सेटिस्फाई करेंगे, आप कितने डिजायर्स को फिर पूरा करेंगे, ये तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। फिर तो हुआ क्या, सीरियस मिस्टेक। देखते हैं क्या थी सीरियस मिस्टेक। देखिए, जो नेशनलिस्ट लीडर थे ना, नॉट एक्सेप्टेड दी डिमांड्स, इन्होंने यहाँ पे ये डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया साफ कि ये डिमांड नहीं चलेगी।
इनको प्रेशराइज किया जा रहा था हिंदू कम्युनलिस्ट के द्वारा। जो हिंदू महासभा थी और जो भी हिंदू कम्युनलिस्ट लोग थे वो यहाँ पे इन नेशनलिस्ट लीडर्स पे दबाव बना रहे थे कि जो मुस्लिम्स की डिमांड है उनको नहीं माना जाएगा। फिर है एज द फियर्स ऑफ माइनॉरिटीज वर इल्यूजनरी लीडर्स हैड नो मास सपोर्ट। देखिए यहाँ पे जो माइनॉरिटीज के जो डर थे ये सबको पता है ये इल्यूजनरी थे, ये जबरदस्ती बनाए गए थे, इनका कोई ग्राउंड नहीं था, ऐसा कोई इतिहास नहीं था कि आप बता सके कि 50 साल बाद पहले हिंदूज ने ये किया था या मुसलमानों ने ये किया था, 100 साल पहले ये किया था। जो आम जनता है किसी ने उस समय पे कुछ भी ऐसा किया नहीं था। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज का डर एक तो जो था वो इल्यूजनरी था। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, उसको आप सेटिस्फाई कहाँ तक करेंगे ना, क्योंकि इल्यूजन तो कितना भी क्रिएट यहाँ पे किया जा सकता है। और जो फिर यहाँ पे जो कम्युनलिस्ट जो लीडर थे ना उनको कोई मास सपोर्ट नहीं था। ये जो जैसे मान लीजिए उस समय पे जो मुस्लिम लीग थी उसकी कोई हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। ये जो डिमांड कर रहे थे उसको कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म के सभी लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे जो नेशनलिस्ट है वो इन डिमांड्स को नकार देते हैं। ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कम्युनलिज्म एक तरीके से ग्रो करता है दोबारा से। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो मौलाना मोहम्मद अली हैं मुस्लिम लीग के, वो कंप्लेंट करते हैं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ। किस बात पे, कि पहले आप बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज की, है ना, लेकिन अब आपको पूर्ण स्वराज नहीं मिल रहा है, फिर भी आप यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस ले रहे हैं या थोड़ा बहुत किसी चीज़ के साथ आप यहाँ पे उनके साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन जो कम्युनलिस्ट लीडर्स की डिमांड है, जो मुस्लिम लीग की डिमांड है, उसको आप हमारी को मान नहीं रहे हैं। मतलब कि आप हमारे लोगों के साथ, नेताओं के साथ बात करने को तैयार नहीं है। तो ये इनकी शिकायत थी। मौलाना आज़ाद यहाँ पे कहते हैं कि मुस्लिम्स वर फूल्स टू आस्क फॉर सेफगार्ड्स, कि जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे बेवकूफ़ हैं जो डिमांड कर रहे हैं इन सेफगार्ड्स की। जब कोई रीज़न ही नहीं है तो क्यों डिमांड कर रहे हो। और जो हिंदूज़ हैं वो उनसे भी बड़े फूल हैं कि उनको मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनका कहना था। फिर है दोस्तों डिफरेंस इन दी अप्रोचेज ऑफ नेशनलिस्ट एंड कम्युनलिस्ट। यहाँ पे बेसिकली भिन्नता क्या थी, अलग क्या था जो ये नेशनलिस्ट और कम्युनलिस्ट लीडर थे इनकी विचारधारा में। जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो क्या कर रहे थे, वो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे एक विदेशी आक्रांता के खिलाफ, मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ। वो अपने देश के लोगों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, किसी रिलीजन के लिए नहीं लड़ रहे थे, है ना। टू विन पॉलिटिकल राइट्स, वो यहाँ पे क्या मांग रहे थे, अपने राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे और देश को आजाद कराने के लिए बात कर रहे थे। और देश की जब बात हो रही है तो उसमें सभी थे, सभी धर्म थे, सभी जेंडर थे, सभी जातियां थी। जो कम्युनलिस्ट ये लीडर्स थे, चाहे फिर वो हिंदूज के हों चाहे मुस्लिम्स के, वो क्या डिमांड कर रहे थे, मेड डिमांड्स ऑन नेशनलिस्ट्स। ये यहाँ पे नेशनलिस्ट से डिमांड कर रहे थे। नेशनलिस्ट अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे, ये नेशनलिस्ट्स के यहाँ पे पीछे पड़े हुए थे। ऑन दी अदर हैंड लुक्ड ऑन दी फॉरेन गवर्नमेंट फॉर फेवर्स एंड सपोर्ट। और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग को या हिंदू महासभा को किसी को भी इस्तेमाल करने का सोचती तो ये बिल्कुल एकदम उनके पास चले जाते, उनका फेवर करने लगते, उनको सपोर्ट करने लगते जहाँ से फायदा मिलता। फिर है दोस्तों पावरफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के खिलाफ जो पावरफुल प्रोटेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, जो कमीशन है वो बॉम्बे में लैंड करता है कब, 3 फरवरी 1928 को। और उसी दिन यहाँ पे होती है ऑल इंडिया हड़ताल, मतलब पूरे इंडिया में हड़ताल होने लगती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिश पूरे इंडिया में उसको निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद है काले झंडे दिखाए जाते हैं। यहाँ पे साइमन कमीशन को जो कमीशन आया था, जो मेंबर्स थे जब वो जा रहे थे तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, यहाँ पे ब्लैक फ्लैग्स, और साइमन गो बैक के यहाँ पे नारे दिए जाते हैं कि वापस जाओ, आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल सप्रेशन बाय द पुलिस ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब ये तो देखिए सीधी सी बात है, ये तो हर बार हो ही रहा था कि जब भी डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे बड़े, चाहे फिर वो प्रिंस ऑफ वेल्स आए या फिर आपके यहाँ पे साइमन कमीशन आए या कोई और आए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लाठीचार्ज और फायर करेगी ही करेगी। दोस्तों गांधी जी इस समय पे क्या है, वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे कि हम पॉलिटिकल स्ट्रगल करें साइमन कमीशन के खिलाफ। बट द पीपल्स वर अगेन इन द मूड ऑफ स्ट्रगल विद द हाई एनर्जी। लेकिन लोगों के अंदर हाई एनर्जी थी, लोग पूरी तरीके से भड़क चुके थे, सभी वर्ग भड़क चुके थे साइमन कमीशन को लेके। तो यहाँ पे एक नई स्ट्रगल की डिमांड उठ रही थी कि हम दोबारा से अब यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे। तो होता क्या है, लाहौर सेशन यहाँ पे होता है। इस डिमांड को देखते हुए लाहौर में कांग्रेस मिलती है, वहाँ पे उनका सेशन होता है, वहाँ से नए एजेंडाज को सेट किया जाता है, कुछ नई चीज़ें करी जाती है बड़े लेवल की, और फिर उसके बाद शुरुआत हो जाती है सेकंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की और दांडी मार्च की। दोस्तों पहली सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है, वीडियो को पॉज कीजिए। इसका आंसर है ये थी चंपारण सत्याग्रह के रूप में।
कमबैक ऑफ गांधी एंड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन एंड पूर्ण स्वराज। गांधी जो यहाँ पे इस समय पे छुट्टियों पे थे, बेसिकली एक तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, वो दोबारा से कमबैक करते हैं और हिस्टोरिक लाहौर सेशन होता है और फिर पूर्ण स्वराज का नारा यहाँ पे दे दिया जाता है। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, जो डोमिनियन स्टेटस था उससे भी आगे बढ़ के एक साल बाद ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और उसके एक साल बाद ही यहाँ पे जो ये सेशन होता है इसमें डिमांड कर दी जाती है टोटल फ्रीडम की दोस्तों। तो गांधी came back into active politics in Calcutta session of December 1928 and began to consolidate the nationalist and reconciled the militants। सबसे पहले तो जो कांग्रेस बिखरी हुई थी ना उसको इकट्ठा किया इन्होंने, उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया। वो कैसे कि जो सारे नेशनलिस्ट थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, उनको इकट्ठा किया कांग्रेस में, और जो आपके मिलिटेंट लीडर थे, जो उग्र किस्म के लीडर थे, उनको सभी को इकट्ठा किया, रिकनसाइल किया, यहाँ पे इनके मतभेदों को खत्म किया। जो नेहरू है उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कांग्रेस का। कब बना दिया जाता है, हिस्टोरिक लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ था, और इन्होंने अपने फादर को ही सक्सीड किया था, मतलब कि इससे पहले इनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू वो यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। लाहौर सेशन जो था ना, इसमें क्या होता है, इसने एक नई आवाज़ दी हमारी मिलिटेंट स्पिरिट को, एंड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज एज द INC ऑब्जेक्टिव वाज पास्ड। तो मिलिटेंट स्पिरिट का क्या मतलब है कि अब अंग्रेजों से अलग हिसाब से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोश से यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं हथियार भी उठाने पड़ेंगे और कई अलग तरीके के मीन्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे पास कर दिया जाता है, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी जाती है कि अब चाहिए हमें पूरी आज़ादी। तो ये भी काफ़ी बड़ी यहाँ पे इस समय पे अचीवमेंट एक हो गई थी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, न्यूली अडोप्टेड ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे जो हमारा ट्राई कलर है, ये वाला ट्राई कलर जिसमें आप चरखा यहाँ पे देख रहे हैं, इसको यहाँ पे अडोप्ट कर लिया जाता है 21 दिसंबर 1929, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को फिक्स कर दिया जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पे। यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि ये हमारा पहला आज़ादी का दिवस है और इसको फिर हर साल यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कांग्रेस सेशन ऑल्सो अनाउंस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट एंड लेफ्ट इट्स प्रोग्राम टू महात्मा गांधी। ये तो आपने देख लिया, कांग्रेस में दोबारा से पावर आ गई, दोबारा से लोग इकट्ठे हो गए। अभी आगे क्या करेगी, मैंने आपको बताया साइमन कमीशन के खिलाफ लोगों ने यहाँ पे डिमांड उठाई थी कि दोबारा से स्ट्रगल करेंगे। तो गांधी जो है वो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है वो सिविल डिसोबीडेंस की शुरुआत कर देती है, और ये जो मूवमेंट की पूरी स्ट्रगल है और जो प्रोग्राम है ना उसको महात्मा गांधी पे छोड़ दिया जाता है कि आप जो भी बताएंगे, जो भी टूल्स आप देंगे कि क्या करना है आगे, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। और कंट्री में दोबारा से यहाँ पे उम्मीदें और होप आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, द सेकंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ये क्या थी सेकंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। द सेकंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय गांधी जी एज दांडी मार्च। पहली जो थी वो थी चंपारण सत्याग्रह के रूप में, दूसरी कैसे शुरुआत हुई, दांडी मार्च के रूप में। इन्होंने क्या किया यहाँ पे 12 मार्च 1930 को, ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स मेड सोल्ट बाय द वायलेशन ऑफ सोल्ट लॉज। क्या होता है, यहाँ पे ये 200 मील की यात्रा करते हैं साबरमती से लेके, और जो दांडी एक गांव है गुजरात में, वहां तक की 200 मील की यात्रा करते हैं अपने 78 जो इन्होंने सेलेक्ट किए थे लोग अनुयायी उनके साथ। और वहां पे ये क्या करते हैं कि जो अंग्रेजों का कानून था कि भारत में जो लोग हैं वो नमक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इस नियम को तोड़ते हुए, इस कानून का उल्लंघन करते हुए ये नमक बनाते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पे दांडी मार्च, दांडी यात्रा। अब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये गुजरात में ही सीमित थी। देखिए ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में ही नमक बनता है, लेकिन नमक है तो इंपॉर्टेंट ही पूरे देश के लिए, और उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगाए जा रहे थे और उसके ऊपर उसको प्रोड्यूस किया जा रहा था इंग्लिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पे होता क्या है, पूरे देश को ही जरूरत थी एक स्ट्रगल की, एक बहाने की, वो यहाँ पे आ जाता है। दिस मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली। ये जो मूवमेंट है ये पूरे इंडिया में फैल जाती है। पीपल ऑल ओवर द कंट्री ज्वाइंड हड़ताल्स। तो यहाँ पूरे ही देश में हड़ताल्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, और टैक्स पे करने से साफ मना कर दिया जाता है। द नोटेबल फीचर वॉज दैट वुमन लेफ्ट देयर होम्स। यहाँ पे जो एक नोटेबल फीचर है, इंपॉर्टेंट है, ये वो समय था जब जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने घर को छोड़ा, वो घर से बाहर निकली सत्याग्रह करने के लिए, और यहाँ पे पिकेट किया उन्होंने शॉप सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर। तो जो फॉरेन ऐसी दुकानें थी जहाँ पे कपड़े वगैरह बेचे जा रहे थे या दारू वगैरह बेची जा रही थी, उन दुकानों के यहाँ पे उन्होंने घेराव शुरू किए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे हो गई थी कि महिलाएं अब खुल के सामने आ रही थी। अब है रीच ऑफ द सेकंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। रीच क्या थी, कहां तक पहुंची, जरा देखते हैं। ये सबसे पहले तो दिस मूवमेंट रीच्ड अप टू द ब्रेव पठान्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ
खान अब्दुल गफ्फार नोन एज फ्रंटियर गांधी। देखिए क्या है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है उस समय पे क्या था, जो डोरन लाइन का बेसिकली जो एरिया था वहाँ का फ्रंट जो है, जो अभी का पाकिस्तान है वो इंडिया का ही था हिस्सा, है ना। तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान का एक तरीके से बॉर्डर है और ये जो उस समय पे इंडिया का बॉर्डर था, तो ये जो फ्रंट था इसको बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट यहाँ पे, है ना। तो यहाँ के जो लीडर थे, जिनकी लीडरशिप थी, वो थे खान अब्दुल गफ्फार, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, मतलब कि इस वाले फ्रंट का गांधी, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी वो कुछ कुछ गांधी जी से मिलती थी। तो वहां तक ये लड़ाई पहुंच जाती है। और जो पठान्स है वो क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार्स। तो वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं खुदाई खिदमतगार्स को, पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स। इनको रेड शर्ट, लाल शर्ट के तौर पे भी यहाँ पे जाना जाता है। दे वर प्लेस टू नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा सेवाएं वगैरह शुरू की और नॉन वायलेंस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। प्लाटून्स ऑफ गढ़वाली सोल्जर्स रेफ्यूज टू ओपन फायर एंड फेस ट्रायल्स एंड इम्प्रिजनमेंट। दोस्तों जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें जो रेजिमेंट्स वगैरह बनी होती थी, जो प्लाटून्स वगैरह बनी होती थी, उसमें एक थी गढ़वाली प्लाटून, ठीक है ना। उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, साफ मना कर दिया कि जो लोग हड़ताल वगैरह कर रहे हैं हम उनके ऊपर यहाँ पे कोई ओपन फायर नहीं करेंगे। इसके चलते हुए उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया, उनको जेल में डाला गया, ट्रायल्स वगैरह को उन्होंने यहाँ पे बेसिकली कोर्ट मार्शल वगैरह उनका किया गया। इन नॉर्थ ईस्ट रानी गाइडिनलू। अब देखिए मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट, दूसरी तरफ है आपका नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे जो नागालैंड का एरिया है वहाँ पे एक ब्रेव गर्ल है मात्र 13 साल की। आजकल के 13 साल के बच्चे क्या करते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 साल की लड़की है ब्रेव गर्ल, जिनका नाम है रानी गाइडिनलू, और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं एमसीक्यूज में, याद रखना आप। तो ये यहाँ पे गांधी की जो कॉल है उस पर काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है और बैनर ऑफ रिबिलियन मतलब कि विद्रोह का आंदोलन छेड़ देती है नागालैंड के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में। शी वॉज अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट इन 1932 और इनको 1932 में जो कि एक छोटी बच्ची है उसको भी अंग्रेजों के द्वारा इतनी क्रूरता से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर इनको जो आज़ादी मिलती है वो सीधी मिलती है देश आज़ाद होने के बाद 1947 में। मतलब कि जो इनकी पूरी जो जवानी की जो एज थी, जो भी सबसे प्राइम ईयर किसी भी इंसान की लाइफ में होती है, मान लीजिए इनको गिरफ्तार किया गया 13-14 की उम्र में और 15 साल बाद छोड़ा गया, तो इनकी एज अराउंड 28-30 के आसपास रही होगी। तो यहाँ पे इनके साथ ऐसा कुछ हुआ, तो इनका सेक्रीफाइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। गवर्नमेंट रिप्लाई वॉज सेम एज बिफोर। तो सरकार का जो रिस्पॉन्स था वो तो वही था बिफोर जैसे शुरू से होता आया है। लाठीचार्ज और फायरिंग वगैरह की गई बिना हथियारों के, जो जिन लोगों के पास हथियार भी नहीं थे उनके ऊपर भी। 90,000 सत्याग्रही, जो कि बड़ी बात है ना, उनको यहाँ पे इंक्लूडिंग गांधी जी जेल में डाल दिया गया। सारी जो कांग्रेस पार्टी थी पूरी उसको जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को पहली बार यहाँ पे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पे अंग्रेजों के सिर से ऊपर पानी जा रहा था। अब पूरा ही देश एकदम से ब्लो उठता था, पूरे देश में आग लग जाती थी तुरंत ही, है ना। कांग्रेस की वजह से पूरे देश एकदम अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता था, मूवमेंट वगैरह चालू हो जाती थी। तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन प्रेस, मतलब कि सेंसरशिप का मतलब ये है कि प्रेस पूरी तरीके से खत्म ही कर दी गई, ऑलमोस्ट 0%। कुछ भी अखबारों में छापा नहीं जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ। पुलिस ऑफन बीटन अप मैन जस्ट फॉर वियरिंग खादी एंड गांधी कैप। अगर कोई गांधी टोपी पहन के, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इन फोटो में, अगर ऐसी टोपी पहन के घूमता है या खादी के कपड़े पहन के घूमता है तो उनको खुले में पीटा जाएगा, क्योंकि खादी क्या बन गई थी, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भरता का यहाँ पे सिंबल बन गई थी कि हमें अंग्रेजों की और उनके टेक्सटाइल्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फेलियर्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। ये राउंड टेबल क्या होती है, बेसिकली एक मान लीजिए मेज है और उसके चारों तरफ यहाँ पे लोग बैठे हैं सभी दल के, और वो बात कर रहे हैं किसी मीटिंग पे, किसी निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें गांधी जी का क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। तो ये पहली बात तो शुरू क्यों हुई थी उसको भी समझ लेते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये था कि आगे अब जो 1935 में जो एक्ट आने वाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें क्या प्रावधान किए जाए और भारत की क्या डिमांड है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। अंग्रेजों का ऐसा कहना था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930। तो 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में लंदन में बुलाई जाती है, जिसका जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से विरोध करती है और उसका बहिष्कार कर देती है। अब आप जरा सोचिए कि जो कांग्रेस है वो उस समय पे लीडिंग पार्टी थी, लीडिंग एसोसिएशन थी, अगर वही नहीं बैठी है कॉन्फ्रेंस में, मतलब कि दो गुट है, एक तरफ बैठे हैं सारे ब्रिटिशर्स और इधर सारे बैठे हैं हमारे इंडियंस, अगर उसमें कांग्रेस ही नहीं है तो फिर उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह गया था उस समय पे, है ना। तो वो पूरी की पूरी जो कॉन्फ्रेंस है वो फेल कर जाती है इस रीज़न की वजह से।
फिर उसके बाद होता है नेगोशिएशंस बिटवीन गांधी एंड इरविन। उस समय पे जो इंडिया के वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, वो गांधी से बात करते हैं अपने ऑफिस में बुला के मार्च 1931 में, और उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होते हैं कुछ बातों पे। एग्रीमेंट ये थे कि एग्रीमेंट पहली बात तो इस चीज़ के लिए थे कि हाँ मैं दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, ये गांधी जी ने हाँ की थी। और उसके बदले में जो अंग्रेज हैं वो क्या करने वाले थे, जितने भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको कैद में लिया गया है, पॉलिटिकल वर्कर्स को जो कांग्रेस के या अदर हैं जिन्होंने वायलेंस वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा। और बदले में जो गांधी जी है वो क्या करेंगे, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको रिकॉल करेंगे, उसको वापस ले लेंगे। ओपोजिशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। अब ये जो गांधी इरविन पैक्ट था, जो संधि इन दोनों के बीच में हुई थी, इसका काफ़ी सारा ओपोजिशन हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हमें मिलना ही नहीं है, अगर अंग्रेजों को कोई मीटिंग करनी है तो वो इंडिया आए, हम लंदन क्यों जाएंगे। और जैसे जो भगत सिंह जो थे उनकी उस समय पे फांसी होने ही वाली थी, तो उसके ऊपर काफ़ी मुद्दा उठा, पूरे देश से ये रिक्वेस्ट आई कि आप जो गांधी जी हैं वो लॉर्ड इरविन से ये भी डिमांड रखिए अपनी डिमांडों में, और वो मान भी लेते शायद इस चीज़ को लगभग, कि जो इनकी फांसी है उसको टाल दिया जाए, उसको या तो उम्र कैद वगैरह में या किसी भी किस्म की कैद में आप यहाँ पे बदल दीजिए। लेकिन ऐसा गांधी जी ने यहाँ पे नहीं किया, तो उसके खिलाफ भी उसके चलते हुए काफ़ी बुराई इनको यहाँ पे मिलती है। बट गांधी वॉज कन्विंस्ड एंड गेव ब्रिटिश अ चांस। अब देखिए लोग ओपोजिशन कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो ये भी तो कहता है ना, सत्याग्रह की जो उनकी जो पूरी फिलोसॉफी है वो ये भी कहती है कि मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है, उसको भी आपको एक बार तो चांस देना ही होगा, हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, उनके दिल में परिवर्तन आ जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गांधी जी की शुरू से ही जो अंग्रेजों को लेके अप्रोच थी वो शायद ज़्यादा ही कुछ उम्मीदें कर रहे थे, और उसके एवज में उसके ऑपोजिट साइड में अगर आप देखें, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो आपके भगत सिंह थे, आज़ाद थे, ये जितने भी लीडर थे ना, इनको कहीं ना कहीं शुरू में से ही, पहले से ही ये बात तो दिमाग में क्लियर थी, क्लैरिटी इनको थी कि अंग्रेजों को भगाना तो लात मार के ही है, और ये किसी बात को मानने भी नहीं वाले, ये 1% भी बिल्कुल भी भले इंसान नहीं है, ये उनको क्लियर था। फिर है फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका फेलियर कैसे होता है वो देखते हैं। गांधी वेंट टू इंग्लैंड इन सितंबर 1931, तो 1931 के सितंबर में वहाँ पे जाते हैं। हेयर ब्रिटिश रिफ्यूज द नेशनलिस्ट डिमांड्स एंड द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। अब यहाँ पे जो गांधी जी को भेजा गया था कि आप ये डिमांड रखिएगा, वो क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे नेशनलिस्ट डिमांड्स थी सेल्फ रूल को लेके, हमारी जो इमीडिएट हम यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस को मांग रहे थे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दीजिए डोमिनियन स्टेटस और उसके बाद हम लेंगे पूर्ण स्वराज। तो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा नकार दिया गया। जैसे ही यहाँ पे ये नकारा जाता है, कांग्रेस दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी सेकंड वाली, उसको शुरू कर देती है इंडिया के अंदर। नाउ जो ब्रिटिश है ना, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर थे कांग्रेस को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए। सारे के सारे जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कांग्रेस को दोबारा से इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार पहले किया था, फिर बीच में कॉन्फ्रेंस करनी थी उनके साथ, तो उनको इलीगल मतलब उनको लीगल कर दिया, अब तीसरी दोबारा से फिर इलीगल कर दिया। टेरर ऑफ पुलिस, यहाँ पे पुलिस का आतंक काफ़ी ज़्यादा हो गया था इस समय पे। कॉन्फिस्केटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी इन लीडर्स की उनको जब्त करा जाने लगा। एट्रोसिटीज़ ऑन फ्रीडम फाइटर्स, और यहाँ पे काफ़ी बर्बरता से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ काम किए गए अंग्रेजों के द्वारा। Country again went from enthusiasm to frustration and depression. Congress officially suspended the CDM. गांधी जी again withdrew from active politics. तो दोस्तों फिर दोबारा से वही फेट होता है। आपने देखा 2-3 बार ऐसा हुआ कि जो पूरी की पूरी मूवमेंट है उसको अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। लोगों में फिर दोबारा से फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उदासीनता आ जाती है। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है उसको वापस ले लिया जाता है, और जो गांधी जी है वो फिर दोबारा से एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो जाते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड दी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। दोस्तों जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर हुई, ठीक है, 1932 में, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फैसले लिए गए थे वो उसने रूप लिया आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब कि 1935 में भारत सरकार में नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स यहाँ पे आने वाले थे। तो अब ये जो नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे इनके क्या प्रावधान थे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये हमारी आज की सरकार से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन एज द यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड
प्रिंसली स्टेट्स। जैसे कि आपकी नेहरू रिपोर्ट में भी डिमांड की गई थी कि जो इंडिया है उसको एक इंडियन फेडरेशन के तौर पे देखा जाए। और फेडरेशन किस चीज़ की? फेडरेशन मतलब कि कुछ चीज़ों से मिला हुआ। किस चीज़ से मिलके भारत बनेगा? जितनी भी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं जिन पे ब्रिटिश डायरेक्ट राज कर रहे हैं और जो भारत के प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मिला के बनेगी एक इंडियन फेडरेशन। अब ये जो फेडरेशन बनेगी दोस्तों, इसमें बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर होगा जिसमें डिसप्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ स्टेट्स होगी। मतलब कि 2 यहाँ पे हाउसेज होंगे और जो यहाँ पे स्टेट्स हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिसप्रोपोर्शनेट होगी। किसी स्टेट से, किसी प्रोविंस से कितने मेंबर आएंगे, किसी से कितने आएंगे। फिर है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स टू बी इलेक्टेड बाय रूलर्स एंड नॉट रिपब्लिक। ये जो प्रिंसली स्टेट थे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव आके बैठेंगे उनको वहाँ की प्रिंसली स्टेट की पब्लिक, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर एक प्रिंसली स्टेट था तो वहाँ की जो पब्लिक है वो चूज करके नहीं भेजेंगी, बल्कि जो वहाँ का प्रिंस है, जो राजा है, वो इलेक्ट करके अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके बल्कि उसको भेज देगा। फिर है लेजिस्लेचर हैड नो पावर्स ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, गवर्नर जनरल रिटेन्ड ऑल द पावर्स। अब ये जो जहाँ पे ये जो लेजिस्लेचर था, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था, इसमें कोई भी यहाँ पे ताकत नहीं दी गई थी आपकी सुरक्षा और फॉरेन अफेयर से इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके। यहाँ पे सारी जो ये पावर है गवर्नर जनरल के पास में ही थी। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस वर टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो गवर्नर जनरल है और जो गवर्नर्स ऑफ प्रिंसेस हैं, जो आपके प्रोविंसेस हैं, उनको अपॉइंट करेंगे अंग्रेज इंग्लैंड से बैठ के। अब जो यहाँ पे नेहरू की रिपोर्ट की जो एक डिमांड थी, एक सबसे पहली डिमांड थी, वो थी इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस। जो 1931 में गांधी जी की यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है सेकंड, उसमें भी क्या मांगा गया था? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था सीधा सीधा कि जो गवर्नर जनरल है सबसे पहले तो उनकी कुर्सी पे लात लगेगी, मतलब कि उस कुर्सी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा, हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा तो होंगे लेकिन पूरे जो रूल होगा वो हमारे हाथ में होगा, टोटल सेल्फ रूल यहाँ पे होगा। फिर देखिए प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब देखते हैं हम यहाँ पे प्रोविंसेस की गवर्नमेंट के साथ क्या था, जो स्टेट्स गवर्नमेंट बेसिकली होने वाली थी अलग अलग रीजन की। जो मिनिस्टर्स थे उनको यहाँ पे कंट्रोल दे दिया गया सभी डिपार्टमेंट्स का। पहले आपको पता है 2 लिस्ट बनाई गई थी, एक थी रिजर्व, एक थी ट्रांसफर। अब यहाँ पे उनको सभी अधिकार दे दिए गए। लेकिन जो गवर्नर है, उस प्रोविंस का जो गवर्नर है, जैसे आज भी स्टेट्स में एक चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, पूरी जो आपकी असेंबली होती है उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक अलग से क्या होते हैं? गवर्नर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही किया गया कि जो अधिकार तो सारे होंगे लेकिन जो गवर्नर है ना उसके पास स्पेशल पावर होगी, वो कभी भी वीटो कर सकता है और वो यहाँ पे सिविल सर्विसेज जो हैं, जो आपकी और पुलिस है, उसको रूल करेगा। उसके ऊपर पावर जो होगी वो गवर्नर की होगी, ना कि मिनिस्टर्स की। ये दोस्तों इसलिए किया गया था, सिविल सर्विसेज जो थी उसको क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विसेज, इन 3 चीजों के दम पे ही ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य इंडिया में इतने समय तक चला के रखा था। तो इन चीजों को वो अपने ही हाथ में सीधी सी बात है रखने वाले थे, है ना। दिस एक्ट फेल टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ नेशनलिस्ट। अब यहाँ पे हमारे जो आप देख रहे हैं नेशनलिस्ट हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो पिछले 30 साल में 1900 से लेके 1905 आया, जो बंगाल का पार्टीशन था, उसके बाद रूलेट एक्ट वगैरह है, उन सब चीज़ों के चलते हुए एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आपको पता है इमीडिएटली डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे थे और हमें पूर्ण स्वराज का भी नारा मिल चुका था। तो जो एस्पिरेशंस थी, उम्मीदें थी नेशनलिस्ट की, वो यहाँ पे एकदम से धाराशाही हो जाती है। इट जस्ट एडिड सम न्यू मिनिस्ट्रीज विच हैड नो रियल पावर। तो बस कुछ नई मिनिस्ट्री यहाँ पे मिल जाती है लेकिन कोई रियल पावर इनमें भी नहीं होती है। फेडरल पार्ट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। अब ये जो फेडरल पार्ट है ना, इसको कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं जाता है कि प्रोविंसेस होंगी, लिंग्विस्टिक आधार पे उनको बनाएंगे, ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। बट प्रोविंशियल पार्ट वॉज पुट इन ऑपरेशन इमीडिएटली। लेकिन जो प्रोविंसेस के लिए प्रावधान थे ना कि सारा कंट्रोल दे देंगे, एक गवर्नर होगा, उसके हाथ में कुछ रिजर्व चीज़ें होंगी, तो वो यहाँ पे कर दिया जाता है। दो डिससेटिस्फाइड कांग्रेस चूज टू कंटेस्ट इलेक्शन। कांग्रेस जो थी वो डिससेटिस्फाइड तो थी लेकिन एटलीस्ट सरकार में जाके वो कुछ तो कर ही सकती थी। इवन काफ़ी कुछ उसने फिर किया भी, वो हम देखते हैं क्या किया।
पीपल सपोर्टेड कांग्रेस एंड इट वॉन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सबसे ज्यादा प्रोविंसेस यहाँ पे जीत जाती है 11 में से 7 1937 जुलाई के इलेक्शन में दोस्तों, जो 1935 के एक्ट के बाद आता है नया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती हैं ये क्या करती है, कांग्रेस ट्राई टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ पीपल इन देयर नैरो लिमिट्स। जितनी भी ये कर सकते थे, इनकी जो नैरो लिमिट्स थी, सब कुछ तो इनके हाथ में नहीं था, एक गवर्नर भी बैठा है, ऊपर गवर्नर जनरल भी बैठा है, तो जितना ये कर सकते थे इन्होंने किया। क्या क्या किया, सबसे पहले तो अपनी सैलरी को रिड्यूस इन्होंने रखा 500 तक। इन्होंने देखा कि देश गरीब है, देश में लोगों की हालत खराब है, तो हम यहाँ पे कम से कम सैलरी लेंगे और कम से कम बर्डन डालेंगे जो यहाँ पे ट्रेजरी है उसके ऊपर, जो सरकारी खजाना है उसके ऊपर। ट्रेवल थ्रू रेलवेज इन सेकंड एंड थर्ड क्लास, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि लग्जरी ट्रीटमेंट चाहिए, हम यहाँ पे ट्रेवल करेंगे सेकंड और थर्ड क्लास में। वर्क फॉर प्राइमरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया, स्कूल्स वगैरह बनवाए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ के ऊपर इन्होंने काम किया, हॉस्पिटल्स वगैरह में। हेल्प पीसेंट्स एंड ट्रेड यूनियंस, जो किसान और जो ट्रेड यूनियन थी उनके लिए काफ़ी मदद की इन्होंने। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनको रिलीज करवाया, जो प्रेस थी उसको फ्रीडम दिलाई। सेट अप न्यू स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी इन पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पे पहली बार एक सरकार आई थी इंडिया में जो चुनी हुई थी, इससे पहले भी आई थी एक आपकी मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में, लेकिन इस टाइम पे बड़े लेवल पे आई थी, ठीक है, पहली बार इलेक्टेड, और उसने काफ़ी सारे यहाँ पे सोशल वेलफेयर के, पब्लिक वेलफेयर के काम किए, जिससे एक नया स्टैंडर्ड बन के आता है ऑनेस्टी का, सच्चाई का पब्लिक सर्विस में, मतलब कि सोशल सर्विसेज में। इससे पहले तो अंग्रेज ही थे जो पूरी तरीके से लूट रहे थे, इससे पहले तो ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था कि कोई भी रूलर आए वो लूटेगा ही, है ना। लार्जेस्ट गेन वॉज साइकोलॉजिकल, तो जो सबसे बड़ा गेन यहाँ पे फायदा मिला था ना वो था साइकोलॉजिकल। लोगों को एक्सपीरियंस आ गया सरकार चलाने का, काम करने का, नई उम्मीदें आ गई कि हमारे पास आज इतनी पावर है, अगर उसमें हम इतना काम कर सकते हैं तो पूरी पावर में क्या कर सकते हैं हम देश के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजिकली काफ़ी फायदे हुए थे। इसके बाद है सोशलिस्ट आइडियाज़ एंड व्यूज़ ऑफ कांग्रेस ऑन वर्ल्ड अफेयर्स 1935 टू 1939। तो ये जो मिनिस्ट्रीज बनती है ये चलती है करीब 5 साल 1935 से 1939 तक। तो यहाँ पे कांग्रेस जो थी उसके वर्ल्ड को लेके व्यूज़ क्या थे, क्योंकि ये इनके पास हाथ में काफ़ी पावर भी थी, तो उसके चलते हुए वर्ल्ड के बारे में क्या सोच रहे थे वो हम देखेंगे। और ये जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं ये दोबारा से कैसे उभर के आते हैं दोस्तों, ये हमें देखना है। देखिए होता क्या है, यंगस्टर्स, वर्कर्स, पीसेंट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड टुवर्ड सोशलिज्म इन 1930s। यहाँ पे सोशलिज्म की तरफ, समाजवाद की तरफ बढ़ने लगते हैं हमारे यंगस्टर्स, वर्कर्स एंड पीसेंट्स। रीज़न क्या था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका आया, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसका जो प्रभाव है सीधा वो पड़ा ब्रिटेन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, अमेरिका के ऊपर तो था ही, और इनकी जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर। ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो लोग बेरोजगार हुए, मंदी आ गई एकदम से, मार्केट से पैसा गायब होने लगा। अब इतना सब होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा दोस्तों बंद होने लगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगा तो यहाँ पे जो हमारे किसान थे वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसके दाम गिरने लगे, उसकी डिमांड कम होने लगी। जो हमारे वर्कर्स फैक्ट्रीज में बना रहे थे उसकी डिमांड कम होने लगी। जो हमारे कैपिटलिस्ट थे जिनकी फैक्ट्रीज थी वो यहाँ पे अब तनख्वाह काटने लगे, तनख्वाह कम करने लगे, वेजेस कम करने लगे, क्योंकि कमाई नहीं हो रही थी। तो इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। तो दो तरीके की कंट्री थी उस समय पे, एक थी कैपिटलिस्ट कंट्री आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, आपका फ्रांस वगैरह, ये सब। तो इनका जो एग्जाम्पल था वो लोगों ने देख लिया कि ये यहाँ पे बुरी तरीके से डूब रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों थे आपका रशिया, जो न्यूली, जिसने अभी कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले ही जार का शासन खत्म किया है। और जो रशिया है, जो आपका यूएसएसआर है, उसने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे तरक्की की, इकोनॉमी वो काफ़ी इकोनॉमिक तौर पे काफ़ी तेज़ी से आगे गया। स्पेशली 1929 से लेके 1936 का जो ये पीरियड है 7-8 साल का, इसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हुई। तो यहाँ पे लोगों के सामने एक नया एग्जाम्पल उभर के आ रहा था कि जो सोशलिस्ट कंट्री है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। सो इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया एंड द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़। क्या इफेक्ट हुए इस इकोनॉमिक डिप्रेशन पे, उस पर बात करते हैं। प्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर ड्रॉप्ड। जो यहाँ पे खेती के प्रोडक्ट्स थे, चाहे वो आपकी इंडिगो हो, चाहे वो मीन्स कैश क्रॉप हो या फूड क्रॉप हो, उनके जो यहाँ पे दाम है वो गिरने लगे। तो पीसेंट्स ने यहाँ पे नए रिफॉर्म्स की डिमांड की कि हम यूनियन बनाएंगे और सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करेंगे, हमारी जो यूनियन है वो। और हमारी डिमांड ये है कि जो जमींदार हैं उनके ऊपर थोड़ा कम किया जाए ताकि वो किसानों को कम परेशान करे, और हमारे जो
जो कर्ज है उनको माफ़ किया जाए, हमारी इन सारी चीज़ों को डिमांड को माना जाए। एम्प्लॉयर्स जो थे ट्राई टू रिड्यूस द वेजेस ऑफ वर्कर्स, हेंस वर्कर्स डिमांडेड देयर ट्रेड यूनियन राइट्स। तो यहाँ पे जो नौकरी देने वाले फैक्ट्री ओनर्स थे, मिल ओनर्स थे, उन्होंने तनख्वाह कम करने की कोशिश की, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे भी वर्कर्स ने भी अपने ट्रेड यूनियन राइट्स का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिस टाइम विटनेस द रैपिड ग्रोथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड किसान सभा। काफ़ी सारी ट्रेड यूनियन और किसान सभा इस समय पे बनती है अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, क्योंकि ये थी सोशलिज्म के आइडिया से प्रभावित। फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड इन 1936। तो पहली किसान सभा यहाँ पे बना दी जाती है। अभी तक आप देख रहे हैं पिछले 150-200 सालों में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई सभा थी ही नहीं। लेफ्ट विंग जो है वो यहाँ पे कांग्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा इस समय पे रिफ्लेक्ट करती है। किसकी लीडरशिप में, जो नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे। ये समाजवाद के आइडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे थे, रशिया को देख रहे थे और ऐसी और कंट्रीज़ को देख रहे थे। तो इनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें सोशलिज्म से यहाँ पे हो गई थी, लेकिन जो गांधी थे वो इनका विरोध कर रहे थे। अदर देन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी वर ऑल्सो एग्जिस्टेड। कांग्रेस के अलावा भी और भी यहाँ पे लेफ्ट पार्टी थी, जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी थी कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। देखते हैं दोस्तों कांग्रेस एंड वर्ल्ड अफेयर्स। जो कांग्रेस थी अब वो काफ़ी पावर में आ रही थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही थी, काफ़ी सारी मैच्योरिटी आ गई थी, लड़ने का जज्बा आ गया था, लड़ने का एक्सपीरियंस आ गया था, ब्रिटिश जो थे उनसे जूझने का पूरे इंडिया में उनकी अब चलने लगी। पूरे इंडिया में जो वो मूवमेंट वगैरह चलाते वो स्प्रेड हो जाती। तो यहाँ पे अब कांग्रेस इतना सब होने के बाद उसका वर्ल्ड अफेयर पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसको हम समझते हैं। कांग्रेस वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड अफेयर, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। अब अगर आपको आज़ादी पानी है तो आप जितना ज़्यादा दुनिया के बारे में निकल के यहाँ पे बात करेंगे उतना ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा वर्ल्ड के द्वारा। चाहे आप रशिया में जाए, चाहे आप फ्रांस में जाए, चाहे आप अफ्रीका में जाए, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया में जाए, तो आपको उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे मान्यता मिलेगी और आपको साथ मिलने लगेगा वर्ल्ड कम्युनिटी से। INC opposed the use of Indian army and resources in Asia and Africa for British gains। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सख्त यहाँ पे ओपोजिशन किया अंग्रेजों का कि आप हमारी जो आर्मी है उसको एशिया या अफ्रीका की किसी भी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। आप वहाँ पे जाके ना तो लोगों का शोषण करोगे अपने रिसोर्सेज के गेन के लिए, आप मुनाफा कमाने के लिए हमारी आर्मी, हमारे लोगों और हमारे पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर तीसरा है इन फेब 1927 नेहरू अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशंस इन ब्रसेल्स ऑन बिहाफ ऑफ INC। तो जो ब्रसेल्स जो सिटी है वहाँ पे ये एक कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, कांग्रेस ऑफ ओप्रेस्ड नेशंस। वो देश जिनको कॉलोनी बनाया गया है, जिनको दबाया गया है, जिनका शोषण किया गया है, तो वहाँ पे जो नेहरू है वो कांग्रेस को 1927 में बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इसमें लाते हैं। नेहरू वॉज ऑल्सो इलेक्टेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू द लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म। तो यहाँ पे एक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी जिसका नाम था लीग अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, मतलब कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो एक नई लड़ाई शुरू हुई थी उसमें भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और उसमें इलेक्ट होके गए थे। इन इट्स मद्रास सेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मद्रास सेशन होता है, वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि नो फर्दर सपोर्ट टू ब्रिटेन फॉर देयर इंपेरियलिस्ट एम्स। कोई अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अंग्रेज अगर कहीं पे भी इंडिया का इस्तेमाल करेंगे साम्राज्यवाद को बढ़ाने में, चाहे इंडिया की आर्मी को, पैसे को, किसी भी चीज़ को, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और INC गेव फुल सपोर्ट द कंट्रीज फाइटिंग अगेंस्ट फासिज्म। और ऐसी जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो चल रही थी, चाहे अंग्रेजों की हो चाहे किसी की हो, वहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को, वर्ल्ड लीडर्स को, और यहाँ से अपना कद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो का पार्ट, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है, हमारी वीडियो नंबर 4 है, उसको हम यहाँ से कैरी करेंगे, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स एंड कम्युनलिज्म इन 1935 टू 1939। ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। हमारा जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, ये यहाँ पे एंड हो जाएगी। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।